शुरू कौम पनामा तो खुदे चिलवे बखुन के हो मेहरबान है कलीमा को पार से होके दगाया हुआ था। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत ही रहमान और रहीम बख्शने वाला है। आज अपनी ज़िंदगी के इस तारीख़ी मौके पे मैं बनू के प्रेस के भाइयों का बेहद मशकूर हूँ कि मेरे दौरे के एहतमाम पे जो मुझे मौका दिया गया कि मैं बनू प्रेस क्लब, बनू प्रेस के इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, प्रिंट और सोशल मीडिया के अपने भाइयों से या इनके ज़रिए अपने कौम से बात करूं। मैं बहुत मशकूर हूं। मैं इस मौके पे अपनी पार्टी का, अपनी तंजीमों का, अपने वर्कर्स का बेहद मशकूर हूं कि जिन्होंने मेहनत करके, कोशिश करके मेरे इस दौरे को एक कामयाब शक्ल दिया, एक कामयाब जामा पहनाया। मैं सबका बहुत मशकूर हूँ। और बहुत तफसीली बातचीत हो चुकी है इस ज़मीन पे पिछले 5 दिनों में। अब जो सवालात दुनिया उठा रही है या आप उठाना चाहते हैं, तो मैं अपने आप को आपकी अदालत में पेश करता हूँ। जो सवालात हो सवाल कीजिएगा, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पहला सवाल तो यह है कि अभी तो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले इलेक्शन हुए हैं। अभी इलेक्शन का दौर नहीं है, तो इस दौरे का मकसद क्या था और क्या आपका टारगेट था? पहले तो मैं ये बोल दूं कि इस इलेक्शन को इलेक्शन नहीं बोला करे। 1.5 साल पहले इलेक्शन हुआ नहीं, इलेक्शन को शर्माया गया और इलेक्शन के साथ बेहूदी हुई है। और अभी मेरे आने का मकसद, मैं, मेरा ख़ानदान, मेरी तहरीक, मेरी पार्टी अपने कौम, अपने अवाम के साथ सिर्फ वोट के हद तक हमारा रिश्ता नहीं है, बल्कि उस वक्त जब वोट नहीं चाहिए होता, उस वक्त जब कोई सियासतदान या कोई पार्टी आवाम से अपना रिश्ता दूर रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आवाम के करीब जाए। मेरे आने का मकसद ज़ाहिर सी बात है, सबको पता है कि मैं अवामी नेशनल पार्टी का सूबाई सदर मुंतखब हुआ हूँ अभी कुछ माह पहले। और ये दौरे मैंने शुरू किए हैं तफसीली। इसका मकसद मेरा पार्टी के वर्कर्स के घर घर पहुँचना, खुदाई खिदमतगारों के घर घर पहुँचना, उनके कब्रों पे हाज़िरी करके उनके लिए दुआए मग़फ़रत और उधर अपने जज्बे और अपने कौम के लिए दुआ मांगना। और ये मेरा मकसद है और इसी मकसद में निकला। इसके लिए मुझे वोट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने कैंपेन का ज़रिया नहीं देखा। सर, आपने कहा कि पिछला जो इलेक्शन था उसको सिलेक्शन कहा जाए, वो एक बेहूदी थी, तो इसमें सर आपके भी कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के मेंबरान मुंतखब हुए हैं, तो फिर क्या वो भी सेलेक्ट? मैं ये बात, मेरे ख्याल में एक जगह पे मेरा जी न्यूज़ पे इंटरव्यू था, सलीम साफ़ी साहब ने मेरे से ये सवाल पूछा था। और मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे 8-10 मेंबर्स सूबाई असम्बली में बैठे हैं या एक मेंबर कौमी असम्बली में बैठा है, उधर वर्कर्स ने जदोजहद करके इस हद तक जदोजहद किया कि जो अनासर या जो हाथ इलेक्शन को हाईजैक कर रहे थे, उनसे लड़ाई झगड़ने के हद तक जा पहुँचे। हमने थोड़ा ये कहूँगा कि सब्र से काम लिया। हम बाकी जो हैं, हम भी उसी दिन, और मैंने ये माना भी है कि इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी सब्र से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए, अदम तशद्दुद से काम लेना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ अब कि पाकिस्तान में अगर आप सियासत करते हो, आप लोगों की खिदमत करते हो, तो आपको लोगों को खुश करने के बजाय वोट ढूंढने के साथ साथ उस वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करना पड़ेगा।
जो लोग हमारे कामयाब हुए उन्होंने इस वोट का तहफ़्फ़ुज़ किए, और जो बेचारे सेकंड नंबर पे हैं वो सब वो हैं जो शराफत से मेरी तरह काम कर रहे थे। अगली दफ़ा हम भी इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, फिर देखते हैं कि हमारा रास्ता कौन रोकता है। इमरान खान, अभी कुछ ही दिन पहले आज़ादी मार्च हुआ है, इस हुकूमत को गिराने के लिए या इस हुकूमत को दबाने के लिए, जो भी आप कहें, आज़ादी मार्च हुआ है, वो तकरीबन उनके नतायज जो है अभी सामने वो उस तरह से नहीं है जो उनके थे। आप वहाँ से आए भी, उनको छोड़ के आप आ गए, तो अब आगे इरादा आप लोगों का क्या है कि क्या आप इस हुकूमत को अभी टाइम देने वाले हैं कि ये टाइम गुजारें या दोबारा कोई तहरीक शुरू होगी? देखिए, जो हमारी अपोजिशन इत्तेहाद है, आपने सही फरमाया, मुझे नहीं लगता कि उसने अभी तक कुछ हासिल किया है, क्योंकि हमारे अपोजिशन इत्तेहाद के 4-5 नुकात हैं। उसमें पहला नुक्ता ये है कि मौजूदा हुकूमत सेलेक्टेड है, ये हुकूमत और ये असम्बलियाँ ख़त्म करके नए इंतखाबात कराए जाए। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें हमने कोई कामयाबी हासिल की है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो माहौल है, और बल्कि जो बातें हो रही हैं हम उसूलन इसके भी ख़िलाफ़ हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ बात हुई और मेरे साथ वादा हुआ है या मेरे साथ प्रॉमिस हुआ है, तो अगर हम ये प्रॉमिस मानने को तैयार हो जाएं तो फिर तो जो पाकिस्तान में हुआ है ये ठीक हुआ है, फिर तो हम उसी की तरह एक और तर्ज़ अमल मान रहे हैं। इसलिए इस दफ़ा APC के बाद ये बात हुई कि भाई 5वां नुक्ता आया कि हम ना सेलेक्टेड अभी मानते हैं, ना आने वाला कोई सेलेक्टेड मानेंगे। मज़ीद क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन आपने देखा अभी पिछले दिनों हमारे एक पार्टी JUI जो इस अपोजिशन के इत्तेहादी पार्टी है, उन्होंने अपना सूबाई शूरा बुला के किसी को मशवरे में ना लेके जलसों के ऐलान कर दिए और बोला कि इन जलसों में सब शरीक होंगे। हमने शदीद रद्द अमल किए और हमने बहुत वाज़े ये बात की है कि हम अपोजिशन के हर उस अमल के साथ होंगे जिसके फ़ैसले में हमारा किरदार होगा। अब आगे देखते हैं, जिस बात पे भी मौजूदा अपोजिशन मुतफ़िक होती है उस बात के हम साथ होंगे और उस बात के हम हामी होंगे। जहाँ तक बात हुई इस्लामाबाद की, तो हम गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने देखा। 4 दिन की मेहनत थी हमारी, उधर उनके जुलूस पहुंच ना सके, हम पहुंच गए, अपना जलसा करके वापस आ गए। एक और सवाल कि ये जिस तरह ये आज़ादी मार्च हुआ या इस तरह पहले जो है खान साहब ने इस तरह किया था हुकूमत गिराने के लिए, क्या आप इस इत्तेफाक करते हैं कि इसी तरीके से हुकूमत गिरे जी? मेरे ख्याल में इलेक्टेड और सिलेक्टेड हुकूमत में फ़र्क होना चाहिए। मैं इस हुकूमत को हुकूमत नहीं कह सकता, ये हुकूमत नहीं है, ये अवामी लोग नहीं है, ये अवामी मैंडेट नहीं है, ये एक तरह की डिक्टेटरशिप है। डोंकी राजा को बिठा के हाकिमान जो करना कराना चाहते हैं वही हो रहा है। इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान की बुनियाद जमहूरियत है। इधर इख्तियार और ताकत आम आवाम के पास है, किसी इदारे के पास नहीं। और आम आवाम के इख्तियार के तनासुब से चूँकि पार्लियामान में फिर तासुब ये कि अवामी नुमाइंदे बैठते हैं तो वो पार्लियामान फिर सबसे बालादस्त है। अब जब ये पार्लियामान, इस पार्लियामान के ज़्यादातर लोग अवामी नहीं, रियासती ग़ुलाम है, लिहाजा ये हुकूमत
जितने दिन मज़ीद गुजारेगी पाकिस्तान को नुकसान मिलेगा, अवाम को नुकसान मिलेगा, पाकिस्तान की बका और वजूद और वक़ार को नुकसान मिलेगा। हर इदारे की बेइज्जती हो रही है। मेरे ख़्याल में अभी इस वक्त हमारे मुल्क के बेशतर मसलों का हल ये है कि फ़ौरी तौर पे एक बावकार इलेक्शन कमीशन का तयन हो और फ़ौरी तौर पे आम इंतखाबात का ऐलान हो और अवाम के मैंडेट की इज़्ज़त हो और अवामी लोग जाके असम्बलियों में बैठ के पाकिस्तान को आगे चलाएं। सदर आप कहते हैं कि इसको हम हुकूमत नहीं मानते, ये जो लोग बैठे हैं इसको हम अवामी नुमाइंदे नहीं कह सकते, ये बेटर हैं, तो इसको गिराने के लिए, इस हुकूमत को गिराने के लिए आप लोगों का क्या लाया? इस तरह तो 10-10 इस्तीफे का इंतज़ार करते रहेंगे? इस तरह तो 10-10 12-12 साल डिक्टेटर्स आके बैठे हैं और इसका रद्द-ए-अमल ना हम लड़ रहे हैं, ना हम लड़ सकते हैं, ना हम लड़ना चाहते हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि अवाम का निकल के इस हुकूमत को गिराना, अगर पाकिस्तान एक दीवार है तो इस गिरती हुई दीवार को एक और धक्का देना है। मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान के रियासत के हाकिमों ने पाकिस्तान को एक ऐसे रास्ते पे चला रखा है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान जिस खाई में गिर रहा है, जिस मुश्किल की तरफ जा रहा है, इस मुश्किल से निकलना आसान होगा या नहीं। हम इस्तीफ़े के इंतज़ार में नहीं हैं, हम इस्तीफ़े के इंतज़ार में नहीं हैं। हाँ, हम अगर पाकिस्तान में कोई संजीदगी सी तहरीक चलाना चाहता है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ भी क्यों, हुकूमत तो कठपुतली है, रेत की बोरी है। अगर कोई तहरीक चलाना चाहते हैं रियासत के इस किरदार के ख़िलाफ़, तो अवामी नेशनल पार्टी उस तहरीक के सफ़े अव्वल में खड़े होके हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है, जमहूरियत को अपना ताकत देने के लिए। सदर साहब, अपने दौरे के मौके पर आपने बार बार इस बात पर जोर दिया कि कबायली इस्लामी जो बुनियाद है उस पर कबायली अवाम को इख्तियार दिया जाए, होना भी चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत ने ये ऐलान भी किया है कि रिलीफ या रैयल्टी की शक्ल में, मतलब ये इसके टेके कबायली असलाह के ठेकेदारों को दी जाएंगे, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले इसकी मुखालिफत मैंने की और मैं आज भी कर रहा हूँ। अव्वल तो जो सेलेक्टेड MPAs और सेलेक्टेड सूबाई हुकूमत है उनको रूल्स ऑफ लॉ का नहीं पता। आईनी तरामीम एक ही दिन पेश, उसी दिन उस पे बहस होना और उसी दिन उसका कामयाब होना, ये इनके इरादों की तशरीह करता है। इस एक्ट के हम खिलाफ हैं। मतलब पुख्तून 2 रुपए के टेकों के लिए बैठे हुए, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारे वसाइल हैं, इधर मादनियात माइंस पे हक इसी अवाम का और इसी कौम का है। ये हक मौजूदा हुकूमत जहांगीर तरीन को नहीं दिला सकती, ये हक मौजूदा सेलेक्टेड हुकूमत अपने सेलेक्टर्स को नहीं दिला सकती। मैंने पहले ऐलान किया, मैं अनकरीब इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह निकलूँगा भी और अपने वकला से मशवरे कर रहा हूँ। अगर अदालत जाना हुआ तो इस एक्ट के ख़िलाफ़ अदालत भी जाऊँगा। ये एक्ट हमें नामंजूर है और हम अब तब तक इस एक्ट के ख़िलाफ़ होंगे जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता। आप मौजूदा हुकूमत जो है ना वो सबका द्वार पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आज का मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है कि वो करप्शन करप्शन करप्शन। नियाज़ी साहब जब हुकूमत में नहीं आए थे तो हुक्मरान करप्ट थे, अभी जब हुकूमत में आ गए तो पिछले हुक्मरान करप्ट थे और अभी की आवाम करप्ट है। नियाज़ी साहब के पास
इसके अलावा कोई और ड्रामा नहीं। आप इस हुकूमत के सवाल कर रहे हैं, मेरे दिमाग में इनके इन तकरीरों से एक तासुब पैदा होता है। क्या पाकिस्तान 2008 में आज़ाद हुआ कि नहीं? पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ है। पर एहतसाब की चीख लगाने वालों की चीखें उस वक्त निकल जाती है जब जर्नेलों की एहतसाब की बात होती है। पाकिस्तान 2008 से पहले भी था। हमारे दिफाई इदारे को अगर बुरा लगता है तो बड़ी माजरत के साथ, लेकिन जब दिफाई इदारे अवामी नुमाइंदगी करेंगे, हुकूमतों में आके बैठेंगे, वजारतें चलाएंगे, तो वो अवाम का ही पैसा होता है। 2008 से पहले फिर जो करप्शन के किस्से एक जर्नेल यहाँ पे पूरा जजीरे खरीद रहे हैं। क्या ये जर्नेल जब कप्तान भर्ती हो रहा था तो तब भी उसके घर के ज़राए माशरे ऐसे ही थे कि उनके घर वाले जजीरे ख़रीद सकते थे? फिर बात आती है 2008 से 2018 तक, तो फिर ये एक सवाल आता है कि क्या 2008 और 2018 के दौरान 5 साल पीटीआई की हुकूमत रही है या नहीं रही? और खुदारा उन 5 साल में पुख्तूनख्वा और पुख्तून अवाम के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उस वक्त के हुकूमत इत्तेहादी जिसको इमरान खान ने खुद चोरी के नाम पे निकाला था, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? उस वक्त के मंसूबे बिलियन ट्री सुनामी जिनको आग लगा दी गई है, क्या कोई कार्रवाई हो रही है? उस वक्त के मंसूबे जिसका मजाक सिर्फ पुख्तूनख्वा या पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उड़ाया जा रहा है। मैं मिसाल उसके वॉशरूमों का सिर्फ दूंगा कि उसके वॉशरूमों में भी पूरा फैमिली पैकेज है, पूरा फैमिली एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। तारीख में पहली बार बीआरटी में देखा गया कि एक वॉशरूम में 5 फ्लश लगाए गए हैं। पता नहीं लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये फ्लशों का फैमिली पैकेज है। इधर रोड बन रहे हैं, बीआरटी टूट रही है, कहीं बस गुजर रहे हैं, कहीं बस गुजर नहीं सकते। बसें आए हुए हैं कब के, वो उधर खाली मैदान में खड़े हैं, ना उन पे कोई छत ना शेल्टर, पता नहीं कितने रुपए के होंगे। साल हो गए कि चोरी के किस्से हैं जो चलते जा रहे हैं सिर्फ बीआरटी के, लेकिन हमारी रियासत सोई हुई है। तासुब इधर ही पैदा होता है कि एहतसाब नहीं, एहतसाब इंतकाम की वजह। इधर मालम जबा स्कैंडल खुलेआम एक चोरी की कहानी है जिसमें मौजूदा वज़ीर आला इन्वॉल्व्ड है। इधर मैं नहीं, पिछले हफ्ते हमारे हाई कोर्ट के जज कहते हैं एफआईए को कि 45 दिन के अंदर अंदर बीआरटी की इंक्वायरी करो, खुदारा आंखें ना बंद करो।
बीआरटी पे दास्तानें लिखी हुई हैं, और उस नेक्सस, जिस नेक्सस का जिक्र हमारे जज साहब ने अपने उस हेयरिंग में किया है कि इस नेक्सस की समझ नहीं आती। परवेज खटक जो कि उस वक्त के वजीर आला थे और आज एक बेचारा पाकिस्तान की दिफा की जो हालत है, उसी तरह हमारा दिफाई वजीर भी है। आज़म खान जो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे और आज वजीर आज़म हाउस के करते धरते हैं। डीजी पीडीए उस वक्त के, और दो और रुकन के नाम वो लेते हैं। खुदारा पुख्तनख्वा पेशावर को ऐसे रोड के नाम पे खंडरात की ज़रूरत नहीं थी जिस पे लागत 2 अरब 2 करोड़ रुपए फी किलोमीटर आए। ये अगर एक एक ज़िले में ये 100 अरब जो कि अब 100 से भी ऊपर जा चुके हैं, ये 120 अरब पेशावर के उस रोड को जो कि तारीखी तौर पे सेंट्रल एशियन स्टेट्स, यूरोपियन स्टेट्स को ईस्ट एशियन स्टेट्स के साथ मिलाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिस पे कारोबार होता है, रोजगार होता है, जिसमें सनतकारी होती है, तिजारत होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती थी, उसको खंडरात बनाने के बजाय ये 100 से ऊपर अरब रुपए पुख्तनख्वा के अजलाओं में तकसीम हो जाता तो एक एक ज़िले को कुछ नहीं, कुछ भी नहीं तो 3-3, 4-4 अरब रुपए मिल जाते, उनका बड़ा काम हो जाता। तो एहतसाब पाकिस्तान में इंतकाम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। मैं उसको चोर नहीं समझता जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे और वो अदालत में अपने आप को पेश करे। चोर वो है जिस पे इल्ज़ाम लगे और वो डर के मारे वॉशिंग मशीन, मंगू पीर था, क्या नाम था वो उसमें, डोंगी राजा में वो मंगू पीर था ना, वो मंगू पीर उसको सफाई धुलाई करके पीटीआई में शामिल करा देता है, वो साफ हो जाता है। ये एहतसाब नहीं है। मसला कश्मीर पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? 22 जनवरी को बरजहाज और जो वली खान की बर्थडे है वो बनों में मनाएंगे सदन। मसला कश्मीर, पाक सरजमीन शादबाद, कीश्वरे हसीन शादबाद। जैसे हमने बचपन से ये तराना सुना और सीखा, वैसे ही हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब जो हुआ, मैं मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ उनके दुख, दर्द, गम और उन पे जो गुज़र रही है, ये पाकिस्तान में हम पुख्तूनों पे भी गुज़र रही है, मैं उसका एहसास कर सकता हूँ और उसके दुख, दर्द, गम में मुकम्मल शरीक हूँ और खुदा से दुआगू हूँ कि खुदा कश्मीरियों को पर भी और कश्मीरियों के साथ पुख्तूनों पर भी रहम फरमाए और इनकी ज़िंदगियाँ आसान करे। अब कश्मीर का मसला, मेरे ख़्याल से इस मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा में पड़ी करारदाद के बुनियाद पे होनी चाहिए। ना पाकिस्तान का फ़ायदा देखा जाए, ना हिंदुस्तान का फ़ायदा देखा जाए और ना चीन का फ़ायदा देखा जाए। बात कश्मीर की हो रही है तो कश्मीरियों का फ़ायदा देखा जाए और जो 4 नुकाती मुआहिदा पड़ा हुआ है उस मुआहिदे पे मनोअन अमल करके कश्मीर का मसला
हल किया जाए। बाकी मैं इतना वाज़े कर दूं कि कश्मीर ना ड्रामों से आज़ाद होगा, ना फिल्मों से आज़ाद होगा, ना क्या नाम लेते हैं उसको, 5th जनरेशन वॉर, उससे आज़ाद होगा। कश्मीर के लिए हिम्मत चाहिए थी, कश्मीर के लिए वो शाहीन चाहिए थे जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो अपने सरजमीन पे जान निछावर करते हैं। अब तो वो फिल्में बनाते हैं, ड्रामे बनाते हैं, गाने बनाते हैं, सीमेंट बेचते हैं, कॉर्नफ्लेक्स बेचते हैं, दुनिया का सड़कें बनाते हैं, घरे बनाते हैं, क्या क्या बोले, NLC बनाई हुई है। अब वो काम नहीं करते, अब वो कारोबार करते हैं। कश्मीर का मसला आधा घंटा खड़े होने से क्या, आधा घंटा क्या, आधा दिन एक पाँव पे भी खड़े हो जाए, कश्मीर उससे आज़ाद नहीं होता। मैं पिछले दिनों एक जगह पे बैठा था, यही सवाल जो इस सहाफ़ी ने किया मेरे से, एक बड़े जोरावर ने किया कि सर आप अगर खान साहब की जगह होते तो आप क्या करते। मैंने कहा पहले तो मैं अदम तशद्दुद का सिपाही हूँ, पर पाकिस्तान सरजमीन और पाकिस्तानी मशरक़ी उलूम और पाकिस्तान की पढ़ाई हुई तारीख़ को अगर मैं अपने सामने रखूं, तो मैं अगर नियाज़ी की जगह होता तो मैं टेलीफोन उठाता और मैं अपने दिफाई इदारे को कहता कि खुदारा कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान की दिफा करो जाके। बोला सर हम लड़ेंगे। मैंने कहा जी शुक्रिया शुक्रिया, बड़ा मैं खुश हुआ। मैंने कहा जी हम लड़ना नहीं चाहते। और मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आप भी ये फरमा रहे हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते। हम ना अफ़गानिस्तान से लड़ना चाहते हैं, ना चीन से लड़ना चाहते हैं, ना हिंदुस्तान से लड़ना चाहते हैं। हम कश्मीर का मसला भी बग़ैर लड़ाई हल करना चाहते हैं। तो बिल्कुल अक्रॉस द टेबल बैठ के सारे मसले सियासी तौर पे हल किए जाएं, और जब हमारे मसले हल हम लड़ना चाहते नहीं तो हम अपने वसाइल को इस दिफाई इदारे पे क्यों ज़ाया कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको फिर अपने मंतक और अंजाम तक लाके उधर तक तय करके बाकी पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहिए। बात हुई बाचा खान बाबा की बरसी की, तो इंशाअल्लाह आने वाला महीना 20 तारीख को हम नौशहरा में जलसा कर रहे हैं, 22 तारीख को हम बनू में जलसा कर रहे हैं, 24 तारीख को हमारा हज़ारा में कोई प्रोग्राम होगा, और 26 तारीख को हमारा ज़ार शमदरमा, 26 तारीख को हमारा मलकंड। यार बात ये है कि मेरी कौम बड़ी सादा है। मैं बात करता हूँ वो बरकी साहब जो है अस्पतालों के जो मालिक बने हुए हैं, नौशेरावान बरकी की बात करता हूँ, इधर मेरे अपने बरकी भाई नाराज़ हो जाते हैं। मैं बात करता हूँ इमरान उल्लाह खां, इनको खां बोलते हैं, नून गुन्ना, इनका वो नून में नक्ता नहीं है, ये नून गुन्ना वाले खान है। इमरान उल्लाह खान नियाज़ी की बात करता हूँ, इधर मेरे अपने भाई नाराज़ हो जाते हैं। मैं HSN में पढ़ा लिखा हूँ। मैं और मज़ीद वजाहत कर दूँ, मैं HSN में पढ़ा हूँ और 9 साल मैंने HSN में पढ़ाई की है। HSN कॉलेज के पीछे एक कॉलोनी है, रहने वाली जगह है, जिसको बोला जाता है ज़मान पार्क। ज़मान पार्क ये एक जगह का नाम है। हम वहाँ पे खेले कूदे हैं, हम वहाँ पढ़े लिखे हैं। ज़मान पार्क में कौन रहते हैं? इनका सारा खानदान। मैंने माजिद खान को देखा है, जो इमरान खान से बहुत बड़ा खिलाड़ी था कि नहीं था? वो हमारे कॉलेज में नमाज पढ़ने आता था। मैंने उसकी फटी हुई पतलून देखी है, मैंने उसकी फटी हुई टोपी अपनी आंखों से देखी है।
मेरे साथ अपने क्लास में भी इसके कुछ रिश्तेदार भी थे, हम उनका मजाक उड़ाते थे। मैं इस पे रोक देता हूँ। हम उनका मजाक उड़ाते थे कि तुम पठान नहीं हो, वो कहते थे नहीं हम पीछे से पठान है, हम कहते थे बस ये काफ़ी है। एक आखिरी सवाल उनके नमाज का टाइम दिया है कि पार्लियामेंट हाउस में खान साहब जो है वो लगे हुए हैं, खान साहब की टीम जो है वो लगी हुई है कि जो एक्सटेंशन उन्होंने चीफ साहब को दी है कि उसके लिए कौमी असम्बली से जो है वो राह हमवार करें। तो क्या अगर कौमी असम्बली से उसके लिए राह हमवार की तो अवामी नेशनल पार्टी उसके खिलाफ जाएगी या? अव्वल बात तो ये है कि मैंने जो हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या तकरीरें जजमेंट की बात सुनी है, तो उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि हमें अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तो जब अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है तो नाच न जाने, मतलब वो क्या, वो बिन बुलाए मेहमान बन जाए? बिन बुलाए मेहमान तो हम बन नहीं सकते। उन्हें अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, वो नाअहल है, उनको ये समझ नहीं है कि अपोजिशन के अलावा वो कोई करारदाद पेश या मंजूर नहीं कर सकते। वो अगर कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी पे तो रूल ऑफ द असेंबली या असेंबली लॉ पेश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर उन्होंने वही किया तो 6 महीने बाद चीफ जस्टिस साहब फिर बोलेगा कि आईन में कोई शिक मौजूद नहीं है। अब जब आईन में कोई शिक मौजूद नहीं है तो इस मसले का हल तो ये होगा कि आईन तरमीम होगा और उसमें ऐसा एक शिक डाला जाएगा, तो उसमें 1/3 या सिंपल मेजॉरिटी पे नहीं हो सकता, 2/3 मेजॉरिटी पे होगा। और जब भी हुकूमत ये अमेंडमेंट बिल पेश करेगी तो अपोजिशन मिल बैठ के अपना फ़ैसला करेगी। अभी हमने इस पे कोई फ़ैसला नहीं किया कि हमारा क्या किरदार होगा और क्या नहीं। हमारा तो एक वोट है, वो मेरे ख्याल में गिनती में इतना आएगा भी नहीं, लेकिन उसूली मौक़िफ़ हमारा इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी रहेगा और उसी उसूली मौक़िफ़ के साथ हम कौम के सामने पेश होंगे।